हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं अंडमान में अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों के स्मारक को लेकर के। अब कहोगे ये अचानक हुआ क्या, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? तो दोस्तों, आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ढाका में अनुशीलन समिति, कलकत्ता में भी, और आपके एक जगह और भी थी, वहां पर 3-4 जगह अनुशीलन समिति के केंद्र खुले थे क्रांतिकारिता के तौर पर 1902 में। और इसके क्रांतिकारी संगठन में आपके अरविंदो घोष का नाम बहुत बड़ा फेमस है, उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष का नाम बहुत फेमस है, और विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त का भी बड़ा नाम फेमस है। अनुशीलन समिति, वो अनुशीलन समिति जिसने सबसे ज्यादा आपके ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी बातें रखी और उनका साथ संघर्ष किया। और उनको सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार यानी कि सजाए काला पानी में इनको सजा दी गई, बहुत ज्यादा। तो उसी संदर्भ में अभी हाल ही में इसको एक स्मारक के रूप में तब्दील करने या उनके लिए स्मारक बनाने की एक चर्चा की गई है। तो चलिए आज इस पर हम सभी चर्चा करेंगे, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि अनुशीलन समिति क्या थी, यह चर्चा में क्यों आई है, किस तरीके से आई है, और उसके अन्य पहलू क्या क्या है, इसका क्या योगदान था हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, और साथ के साथ इसको इतनी वरीयता क्यों नहीं मिली, या वरीयता मिली तो कैसे मिली, कितनी मिली, ठीक है ना। इन सभी पहलुओं पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो चर्चा का जो संदर्भ है, प्रसंग है, वो ये है कि अभी हाल ही में संसद के सदस्यों ने अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित आपका जो सेलुलर जेल है, जिसे सजाए काला पानी कहा जाता था, उसमें बंगाल आधारित अनुशीलन समिति के सदस्यों के लिए एक समर्पित स्मारक की मांग की है कि भाई एक स्मारक होना चाहिए वहां पर। इस तरह का प्रस्तावित स्मारक योजना अनुशीलन समिति स्मृति, ये उनकी मांग है। अब उन्होंने कहा कि यह केवल एक स्थापत्य का प्रस्ताव नहीं है कि हम वहां केवल इसकी स्थापना करना चाह रहे हैं, बल्कि हम उसकी स्मृति की राजनीति से जुड़ा हुआ गंभीर प्रश्न है। उसकी स्मृति को हम आने वाले समय के लिए बताना चाहते हैं कि देखिए इन लोगों का कितना बड़ा योगदान था। इसलिए अगर उसका स्मारक नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या योगदान था, पता चलना चाहिए। इसका मतलब है इसमें हम ऐतिहासिक तथ्यों के साथ वैचारिक संघर्ष और स्मारक नीति के विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, जो आपके यूपीएससी के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं दोस्तों कि इतिहास वैकल्पिक विषय का 2027-28 के लिए फरवरी का बैच 16 फरवरी से मंडे से आपका स्टार्ट हो रहा है 1 PM 1 बजे से, 16 फरवरी से 2027-28 के लिए। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं हिस्ट्री कैसा पढ़ाता हूं। हिस्ट्री में ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हो कि अब तक के 95% टॉपर्स हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही रहे हैं, हिंदी मीडियम के। और ये भी मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि हिस्ट्री का सिलेबस जीएस से बड़ा नहीं है, जीएस से कम है, और सरल और सहज है, जिसको आप आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हो। किसी सिद्धांत, किसी थिंकर की जरूरत नहीं है, और किसी अपडेट की जरूरत नहीं है, ये मैं एश्योर करता हूं। तो आप लोग अगर 300+ नंबर ऑप्शनल में लाना चाहते हो तो मेरे साथ फटाफट इतिहास वैकल्पिक विषय को चुनिए। और इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इस समय आप लोगों के लिए रैंक बूस्टर सेल इस समय अवेलेबल है 50% ऑफ के साथ में। तो आप फटाफट MK लाइव कोड के माध्यम से अपनी सीट फिक्स कीजिए, और 16 तारीख से दोपहर में 1 बजे हम लोग मिलेंगे इसके लिए। और अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पर। और ये मेरा टेलीग्राम बारकोड है जिसके थ्रू आप मुझसे सीधा स्कैन करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, अगर डिस्काउंट का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो ये कोड जरूर लगाइएगा, MK लाइव। मैं आपके साथ, आपके लिए हमेशा मौजूद हूं, हमेशा तैयार हूं, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। ओके, तो चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि चर्चा में क्यों आई। अभी बात चली है चर्चा में, कल 0 आवर में जो एक शून्यकाल होता है, उस समय में कुछ लोगों ने सरकार से इसकी मांग रखी थी, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति 1902 में गठित की गई थी। इसमें मुख्य तौर पर अरविंदो घोष, बारिंद्र कुमार घोष, परमतनाथ मित्रा और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये सब लोग शामिल थे विशेष तौर पर। अनुशीलन का मतलब होता है अनुशासित अभ्यास और या उसकी साधना। शुरुआत में ये अखाड़ों और सांस्कृतिक मंडलों के रूप में गठित हुई थी, जिसका उद्देश्य था युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना।
ये कंसेप्ट था, लेकिन मूल में इसकी क्रांतिकारिता थी, अंग्रेजों के साथ भिड़ना। क्योंकि ये अच्छे तरीके से जानते थे कि सीधे अनुनय विनय या किसी भी साधारण तरीके से हम स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। और स्वतंत्रता की बात केवल यही लोग कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस में जो इसके समकालीन कांग्रेस की राजनीति चल रही थी वो तो रिक्वेस्ट की बात कर रही थी, सरकार से छूट लेने की बात कर रही थी, और ये युवा इस बात में विश्वास नहीं करते थे। ये लड़के लेने में विश्वास करते थे, यानी कि संघर्ष में विश्वास करते थे। ये ध्यान रखना। तो इन्होंने सशस्त्र क्रांति और गुप्त सोसाइटियों की ओर उन्मुख हो गए, क्योंकि उनको पता था कि मांगने से कुछ मिलेगा नहीं। और इनके समय की सबसे प्रमुख घटना है अलीपुर बमकांड 1908 का, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। अब ये क्या था? एक्चुअली में इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा विदेश में कि भाई बम बनाने की कला सीख करके आओ, और वहां पर सोचिएगा कलकत्ता में इन्होंने बम बनाने की फैक्ट्री बना लगा ली, और बम लगाने के बाद में ये सब गुप्त हो गए। बम बना भी लिए, अब उनको जगह जगह पर उनको पहुंचाना था, एक सशस्त्र क्रांति का पूरा कंसेप्ट बना लिया था। लेकिन किसी एक चीज की वजह से, किसी कारण और किसी की सूचना की वजह से ये सब पकड़ गए, और उस कांड को कहा गया अलीपुर बम कांड, जिसमें अरविंदो घोष और तमाम तरह के लोग अरेस्ट किए गए। बाद में अरविंदो घोष को किसी तरीके बिपिन चंद्रपाल ने छुड़ा लिया और उनको फिर वहां से बाहर चले गए, और इसके बाद ही अरविंदो घोष ने राजनीति संन्यास ले लिया और सीधे दर्शन के ओर चले गए। अरविंदो आश्रम की स्थापना कर ली पौंडीचेरी में। खैर, ये सारी चीजें हुई। सदस्यों पर ब्रिटिश अधिकारियों के हमले की साजिश का आरोप लगाया और कठोर दमन चक्र शुरू हुआ, जिसके बाद इन्हें जिन जिन लोगों को पकड़ा गया उन सबको सजाए काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार में भेज दिया गया। ये रहा अलीपुर बम केस, वहां पर भेज दिया गया। अब सेलुलर जेल क्या है? यह है ब्रिटेन अब की अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल। सेलुलर टावर, सेंट्रल टावर है, ये उसकी विंग्स है जिनमें कैदी रहते हैं, और वहां तक कोई आना जाना कर ही नहीं सकता क्योंकि समुद्र के बीचों बीच है। इसका निर्माण काल जो है ये लगभग चली थी 1896 से लेकर 1906 के बीच में, और पैनोप्टिकॉन स्टाइल में बनाए गए 7 पंखे हैं इसके। देखा जाए तो एक इधर है, 2 3 4 5 6 7 पंख से ये जुड़ी हुई, केंद्रीय टावर से जुड़ी हुई अवधारणा है। इनमें एकांत कारावास इसका एक मुख्य तौर पर इसमें रखा गया, जिसमें राजनीतिक कैदियों को एक दूसरे से अलग कर उनको रखा जाता था और उनका सामाजिक संपर्क तोड़ दिया जाता था। उनको इसका उद्देश्य था कि आपस में कोई बात ना कर सके और मनोवैज्ञानिक रूप से इनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। इसे भारतीय इतिहास में काला पानी कहा जाता था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, पूरी तरीके से खत्म, किसी से कोई संपर्क नहीं, अकेले रहना है, ऐसी जेल थी। और वहां पर इनको निर्वासित किया गया, जहां पर इनके लिए सोचिए क्या सजाएं दी गई। तेल पड़ा हुआ है, तेल चलाओ, कोलू चलाओ, चक्की चलाओ, कोड़ों की सजा, अच्छा भोजन नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, कुछ भी नहीं, बीमार पड़ गए तब भी चलाओ, उनको कोड़ों से पीटा जाता था। ये सारी दंड नहीं था, वास्तव में हकीकत में कैदियों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको खत्म करना था। उनके राष्ट्र प्रेम की परीक्षा था कि देश के लिए तुम कितना अपने आप को कष्ट दे सकते हो, मर सकते हो। मरना तो आसान है, लेकिन शरीर को कितना कष्ट, मानसिक कितना कष्ट दे सकते हो, ये इनका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था। तो ये सारी सजाएं काला पानी में अनुशीलन समिति के लोगों ने उठाई, बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, सारी चीजें की। लेकिन बात आई कि सब कुछ हो गया, देश की आजादी मिल गई, लेकिन इतिहास में उनको उतनी वरीयता नहीं मिली जितना कांग्रेस और गांधीवादी इतिहास को मिली है। क्रांतिकारी इतिहास को उतनी वरीयता नहीं मिली, ऐसा इनका मानना है। यानी स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा में कांग्रेस और गांधीवादी आंदोलन पर अधिक ध्यान दिया गया और क्रांतिकारियों को हमेशा साइड किया गया। उनके ऐतिहासिक विमर्श में वो हमेशा उपेक्षित रहे। इसीलिए इस समय इनकी मांग की जा रही है कि अनुशीलन समिति के लिए एक अलग स्मारक बनाया जाए, जिससे कि उनके जो इतिहास की उपेक्षा हुई है उसको सुधारा जाए, उनको योगदानों को मान्यता दी जाए। यह उनका कंसेप्ट है, इसीलिए उन्होंने इसकी मांग की है। मेरा मानना है कि मांग गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों का भी उतना ही योगदान है जितना संगठित के आंदोलन का भी है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, स्मृति आधारित राजनीति का प्रश्न क्या है?
यह स्मारक केवल अतीत को दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान में जो वैचारिक प्राथमिकताएं हैं उनको भी प्रतिबिंबित करता है कि इस समय हमारे लोग, हमारी संस्था के लोग, हमारे भारत के लोग, भारत के नागरिक किस तरीके से अपने विचार को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि यह बात भी सही है कि 1979 में सेलुलर जेल को ऑलरेडी स्मारक घोषित किया जा चुका है, लेकिन बात यह है कि इन्होंने अलग से अनुशीलन समिति के लिए अलग से स्मारक बनाने की मांग की है। बोले पूरी सेलुलर जेल तो अलग है, बोले कि अनुशीलन समिति के लिए अलग किया जाए, अलग बनाया जाए उसके अंदर, यह इनकी मांग है। ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों का मानना है, देखिए इन लोगों ने सबसे ज्यादा सशक्त संघर्ष किया, व्यक्तिगत वीरता दिखाई, गुप्त सोसाइटियां, कैडर आधारित उन्होंने काम किया और तुरंत स्वतंत्रता के लिए विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का काम किया। जबकि गांधी जैसे आंदोलन ने अहिंसा सत्याग्रह का अपनाया, जन आधारित और खुली आंदोलन की नीति अपनाई और राजनीतिक एवं नैतिक परिवर्तन की बात कही, स्वतंत्रता की बात इन्होंने नहीं कही। तो ये दोनों के डायमेंशन हैं कंपेयर करते हुए, इसीलिए ये चाहते हैं कि हमें मान्यता दी जाए। ये इसका एक कंसेप्ट है। ओके, ये क्लियर है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों। देखिए उसके पीछे एक रीजन है। दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन चला तो वहां रॉबिन द्वीप पर नेल्सन मंडेला का एक प्रतीक चिन्ह इस तरह से बनाया गया, जहां पर उनको रखा गया था। रॉबिन द्वीप को एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर रखा गया। फ्रांस में भी प्रतिरोध स्मारक बनाया गया है इसी के लिए। आयरलैंड में भी ईस्टर राइजिंग मेमोरियल है, इसी तरह का ईस्टर राइजिंग मेमोरियल। भारत में ऑलरेडी जलियांवाला बाग, बारह साबरमती आश्रम भी है, लेकिन इन लोगों के लिए, अनुशीलन समिति के लिए नहीं है। वो चाहते कि हमें भी इसी तरह की वैश्विक परंपरा का हिस्सा बनाया जाए, उनको वैश्विक परंपरा का इसी तरह का हिस्सा बनाया जाए, ये उनका मानना है इस तरीके से। हालांकि गलत नहीं है, लेकिन देखो बात उठी है तो बात जाइए। और उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत क्या क्या होगा। यह इसमें केवल मूर्ति या भवन नहीं होगा, बल्कि एक संसाधन केंद्र होगा। स्मारक भी होगा, संसाधन केंद्र होगा, जिसमें एक संग्रहालय हो सकता है, डिजिटल अभिलेखागार हो सकते हैं, जिसमें आपकी उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं, पत्र, डायरी, डिजिटल अभिलेखागार, ये सब रिकॉर्ड हो सकते हैं। अनुसंधान केंद्र हो सकता है, जहां पर रिसर्च आप कर सकते हो, छात्रों के लिए कार्यशाला, पाठ्यक्रम, ये सब हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीजें हो, प्रस्तावित मॉडल। लेकिन बात यह है कि इसको लेकर के जो बात चली है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि इस ये इतिहास के राजनीतिकरण का एक जोखिम हो सकता है, कि इतिहास का राजनीतिकरण हो रहा है। दूसरा, क्षेत्रवाद का मुद्दा उठ सकता है कि यह बंगाली राष्ट्रवाद ही क्यों, क्योंकि क्रांतिकारी तो अलग अलग राज्यों के हैं, सभी के हैं, अनुशीलन समिति के ही क्यों? क्या अन्य राज्यों के क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने सजा नहीं दी? बिल्कुल दी। क्या उसी जेल में बीडी सावरकर नहीं थे, या अन्य लोग नहीं थे? क्या अन्य क्रांतिकारी समूह जैसे गदर पार्टी को क्या उस तरह स्थान मिल पाएगा? नहीं। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे, ना कि विभाजित। इसलिए बड़े ध्यान से इस पर सोचने की आवश्यकता है कि इसको बनाया जाए तो कैसे और किस तरीके से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मानना यही है कि भाई क्रांतिकारी सभी धाराओं को इसमें शामिल किया जाए, इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को इसमें सक्रिय भागीदारी हो, ठीक है ना, और उनके बलिदान को प्रॉपर तरीके से याद किया जाए, सामूहिक रूप से याद किया जाए। ये इसका कंसेप्ट है कुल मिलाकर के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तीन चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है: अनुशीलन समिति, सेलुलर जेल और स्मृति की राजनीति। और इसी तरह की अन्य चीजों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए मुझे फॉलो करते रहिएगा टेलीग्राम पर @मनोज कुमार हिस्ट्री। आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बढ़िया बढ़िया सारी चीजें आपको यहां मिलती रहेंगी। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।